इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के साथ ही सर्विलांस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लिखी है चिट्ठी, और जानकारी ये कि इस चिट्ठी में अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के साथ ही सर्विलांस को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक लेटर दिखाया गया है और एक बड़ी चेतावनी भी है महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र की ही तरफ से आ रही है। क्योंकि ये भी हमने देखा है कि 20 सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं देश भर में, जो 20 जिलों में सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, उनमें 16 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से ही है, जो हमें अभी जानकारी मिली है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जी। तो वो सबसे बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि शुरुआती ही दौर से, जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, तो महाराष्ट्र में ही केसेस सबसे ज्यादा आ रहे थे। बीच में कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर वहां पर ज्यादा केसेस दर्ज होने शुरू हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम कई बार भेजी गई वहां पर, लेकिन ये भी देखा गया कि वहां पर लापरवाही काफी ज्यादा बढ़ती गई है। रवि, प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही हुई है। चेतावनी के साथ साथ इस चिट्ठी का मतलब ये भी निकाला जाए? चिट्ठी का मतलब यही है कि प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन और सरकार की तरफ से भी लापरवाही हुई है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, उसको ठीक तरीके से पालन नहीं किया गया। क्योंकि आम पब्लिक लापरवाही तो बरत रही ही है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती गई होती, गाइडलाइंस का पालन करवाया गया होता, तो इतने ज्यादा केसेस नहीं होते। करीब 24 से 25 हजार जो केसेस आ रहे हैं पूरे देश भर में, उसमें 15 से 16 हजार केस अकेले महाराष्ट्र में है। और खास करके मुंबई और नागपुर की स्थिति काफी ज्यादा भयावह होती चली जा रही है। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि पिछले कई महीनों से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश भर में, तो दूसरी तरफ इतने ज्यादा केसेस, इतनी बड़ी तादाद में केसेस एक बार फिर जो है बिल्कुल। तो रवि, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये दरअसल चेतावनी भरा एक लेटर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य के मुख्य सचिव को, और उस पर जो जोर दिया गया वो ये कि लापरवाही ना बरती जाए, और साथ ही ये भी कहा गया है कि सर्विलांस को और मजबूत किया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटों में करीब 25,000 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 131 लोगों की भी मौत हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र में है, जहां पर लगातार तीसरे दिन 15,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसमें से 1713 सिर्फ मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1843 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज सामने आए। तो देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी लौट रही है। 24 घंटे में हजारों मामले, और इस सब के बीच सबसे बिगड़ते हुए हालात महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में 15,000 के करीब केस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्ती दिखाई जा रही है। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी गई है। यह कड़ा फैसला, अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे, ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। दफ्तर में 50% लोगों को ही अनुमति होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को हालांकि छूट दी गई है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है कोरोना। महाराष्ट्र में तो कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, और इसी को देखते हुए उद्धव सरकार ने 31 मार्च तक फिर से सख्ती को बढ़ा दिया है। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ नियम बनाए गए हैं। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, इस तरह का फैसला, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों में एक बार फिर काम करने वालों की संख्या 50% तक करने के आदेश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर अकेले मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव। दिवाकर, लगातार स्थिति बढ़ रही है और इसलिए नई गाइडलाइन भी, लेकिन अब
सवाल यह है कि ये नई गाइडलाइन भी लागू हो और इनका भी सख्ती के साथ पालन हो, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं कि बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है राज्य के मुख्य सचिव को, ये कहते हुए कि प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बढ़ती गई है। लोगों की लापरवाही तो है ही, लेकिन लापरवाही उधर से भी है और यही वजह कि आंकड़ा बढ़ रहा है मरीजों का। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो चिट्ठी लिखी है उसकी जो तमाम खामियां हैं उसने उसको उजागर कर दिया है कि महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है और सख्ती बरतने की जरूरत है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्र में साफ तौर पर यह किया है। आपने दादर की तस्वीर देखी, इतनी सारी भीड़ होती है लेकिन वहां पर ना तो बीएमसी के मार्शल्स होते हैं, ना मुंबई पुलिस के लोग होते हैं, जिसके चलते लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर जो है वो सब्जी की मार्केट चलाते हैं। तो ऐसे में जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो उनकी सोच देख के लगता है कि वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है नियम जो कानून है, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, देखिए भाई साहब सब्जी बेच रहे हैं। क्या भाई साहब मास्क यहाँ लगता है? लगता है ना सर। तो वो क्या चाहते हैं, लॉकडाउन फिर से हो? लॉकडाउन होएगा तो खाएंगे क्या सर? तो फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा? लगाएंगे ना सर। प्रॉपर अभी नहीं लगाया आपने। आप बिजनेस करिए लेकिन सुरक्षा के साथ करिए। ओके सर। जाहिर तौर पर इसी तरह की तस्वीरें हैं। देखिए, तमाम जो ये मार्केट है, मैं जहां लोअर परेल का ये मार्केट है यहाँ मौजूद हूं, और इसी तरह की तस्वीरें और इसी तरह की जो लापरवाही है गायत्री, ये कोरोना के केसेज को लगातार महाराष्ट्र में बढ़ा रही है और यही वजह है कि महाराष्ट्र अब देश में फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनने लगा है। ठीक है, दिवाकर लौट रहे हैं आपके पास। दिवाकर लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से रवि हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। रवि, महाराष्ट्र में अब नियमों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ कुछ और नियम भी बना दिए गए, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई, लेकिन आप बता रहे थे कि बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी के जवाब का भी क्या इंतजार किया जाएगा, उसको लेकर आगे की तैयारी क्या है, क्योंकि वहां तो लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं और चिट्ठी के मुताबिक तो प्रशासन पर भी सवाल। प्रशासन पर, सरकार पर, दोनों पर, स्थानीय प्रशासन पर सरकार ने लापरवाही का आरोप लगाया है और खास करके जो चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि आखिर में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है, और खास तौर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू, इसके अलावा डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और ये तमाम चीजें जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं उसका सही तरीके से वहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से सख्ती से पालन नहीं करवाया गया। उस चिट्ठी में एक बात का यह भी जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के जो यहाँ पर जो टीमें हैं, केंद्रीय जो टीमें हैं, क्योंकि एक्सपर्ट टीमें हैं, नोडल एजेंसी है स्वास्थ्य मंत्रालय, वहां की टीमें वहां पर गई थी और कई बार वहां का दौरा किया था। स्थानीय स्तर पर वहां पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में कई दौर की बैठकें भी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक भी की थी और तमाम सुझाव भी दिए थे कि किन किन जगहों पर क्या क्या खामियां हैं, खास करके नागपुर और महाराष्ट्र के मुंबई में केसेस आखिर में क्यों बढ़ रहे हैं। तो तमाम जो सुझाव दिए गए थे उसका सख्ती से पालन नहीं कराया गया। एक बार फिर सुझाव दिया गया है कि तमाम चीजें, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जो सख्ती से उसको पालन करवाने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी को रवि लौटेंगे आपके पास। तो अगर महाराष्ट्र में स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर केंद्र की तरफ से अगला कदम क्या होगा उस पर भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लागू कर दिया गया। नागपुर में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लेकिन लोग लॉकडाउन के नियमों को भी तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकले और सड़कों पर घूमते नजर आए। ये देखिए, ये हाल तब है जब लॉकडाउन का दूसरा दिन है, उसके बावजूद भी लोग इन नियमों को भी तोड़ रहे हैं। नागपुर में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मार्केट, होटल्स, मॉल सब बंद है। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो नागपुर के सड़कों पर जो दृश्य हमें दिखता है, इससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में लोग लॉकडाउन में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और यही एक प्रशासन की चिंता है कि पिछले कई दिनों से प्रशासन लोगों को विनती कर रहे थे कि आप संक्रमण दर है ज़्यादा नागपुर में, इसके कारण बाहर मत निकलिए। अभी देख सकते हैं कि लॉकडाउन होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर निकले तो
सही में नागपुर के लोगों की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। उसका एक बात है कि पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 2297 नए मामले नागपुर में सामने आए हैं और उसमें अगर यहाँ का जो संक्रमण रेशो अगर देखा जाए तो 28% है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाले सभी मामले हैं। पिछले अगर 10-11 दिनों में देखा जाए तो 16,000 के ऊपर मामले अकेले नागपुर में सामने आए। तो इतनी बड़ी तादाद में नागपुर में कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद भी लोगों की जो लापरवाही है वो बार बार सामने आ रही है। अगर यही स्थिति रही तो नागपुर के जो हालात है आने वाले दिनों में और भी खराब होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। एक तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी तस्वीरें मुंबई के दादर की सब्जी मंडी से भी सामने आई, जहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ थी। इनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे से देखिए किस तरीके से सटे हुए नजर आए। तो ये तस्वीर मुंबई के दादर सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। किसी ने मास्क नहीं लगाया, एक दो लोग जरूर आपको दिख सकते हैं मास्क लगाए हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया। जिनके लगा है मास्क उन्होंने भी उतारा हुआ है, और ऐसे में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते दिखाई दिए। लगातार भीड़ भरा ये माहौल दादर सब्जी मंडी में दिखाई दिया। अब सोचिए ये स्थिति मुंबई में, वो भी तब जब पिछले 24 घंटों में अकेले मुंबई में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, और उसके बाद भी लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अगर जिन लोगों को वैक्सीनेट भी कर दिया गया वो भी दवाई के साथ साथ कड़ाई भी बरतेंगे, लेकिन ये तमाम लोग ये तमाम चीजें जानते हुए भी न जाने क्यों समझने को तैयार नहीं। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी तो तमाम लोगों से बार बार अपील की जा रही थी, फिर वहां के प्रशासन की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों कि वहां से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, ये कहना पड़ रहा है कि अपने अधिकारियों को दुरुस्त कीजिए। लगातार स्थिति बिगड़ रही है राज्य में, और सबसे ज्यादा चिंता तो मुंबई की हो रही है। 24 घंटों में 1700 से ज्यादा मामले। देखिए, खास तौर पर सरकार जो रिस्ट्रिक्शन बरत रही है उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहा है। अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगी, चाहे वो दादर की सब्जी मंडी हो, बायखला की सब्जी मंडी हो, या फिर लोगों के मास्क ना लगाने की बात हो, तो वो जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उससे अलग है। ज्यादातर जो लोग हैं वो मास्क या तो नहीं लगा रहे हैं, या तो फिर जो दादर की सब्जी मंडी है किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। और अगर मान लीजिए कि उस मंडी में एक आदमी या दो आदमी कोरोना से संक्रमित है और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके संपर्क में आए, तो अंदाजा लगाइए किस तरह से कोरोना का प्रसार होगा। और यही लापरवाहियां हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र में जो केसेज बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा मामले जो सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन साफ तौर पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार लगातार ये अपील लोगों से कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर तैयारी है और ना ही अधिकारी नियमों का पालन करवाने को तैयार है। और यही वजह के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। दिवाकर, हम लौटेंगे आपके पास। उधर दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। गाजीपुर सब्जी मंडी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सब्जी खरीदने पहुंचे लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। ज्यादातर लोग तो मास्क भी पहनना जरूरी नहीं समझते नजर आए, और जब उनसे ये पूछा गया तो वो बहाना बनाते दिखे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में है। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है, और जो यहाँ मंडी में लोग खरीदार आते हैं, जो विक्रेता हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको मास्क जो है किसी पर भी नज़र नहीं आएगा। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मास्क लगाकर नहीं बैठे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन उस तरह से नहीं हो रहा है जो नियम बताए गए हैं। यहाँ इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में है। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है, और जो यहाँ मंडी में लोग खरीदार आते हैं, जो विक्रेता हैं, वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको मास्क जो है किसी पर भी नज़र नहीं आएगा। बहुत कम लोगों ने यहाँ पर मास्क पहने हैं। अगर मैं आपको रवि हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। रवि, जरा ये बताइए, क्योंकि खतरा अगर महाराष्ट्र पर
तो ये खतरा सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं है, महाराष्ट्र से जो सटे राज्य हैं उन पर भी खतरा बराबर बना हुआ है। तो महाराष्ट्र के मामले पर अब केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा अगर संतोषजनक जवाब महाराष्ट्र से नहीं मिलता है, वहां से स्थिति नहीं सुधरती है तो? दूसरा सवाल ये कि दिल्ली में भी हम देख रहे हैं तस्वीरें, जावेद अभी हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि लापरवाही तो वहां पर भी है। 368 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं। दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या स्टेप हो सकता है, क्या कदम हो सकता है? देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र या फिर दिल्ली ही नहीं, इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी जैसे राज्य हैं जहां पर केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय केंद्र सरकार के सामने है वो महाराष्ट्र है। मेरी स्वास्थ्य मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से भी बात हुई टॉप लेवल के, उनका यही कहना है कि जो स्वास्थ्य का सब्जेक्ट होता है, हेल्थ सब्जेक्ट होता है, वो राज्य सरकारों का होता है। वहां पर राज्य सरकारें अपने तरीके से फैसले लेती हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन तैयार की जाती है, गाइडलाइन के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसका पालन करवाना राज्य सरकारों का काम होता है। लेकिन अभी चुनौती जो महाराष्ट्र है, मेरे पास में एक आंकड़ा एक ये भी है कि जो 19-20 जिले हैं पूरे देश भर में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, उसमें 16 ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जिसमें पुणे, नागपुर और मुंबई और थाने, नासिक ऐसे वो जिले हैं जहां पर केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा कर्नाटक में बेंगलुरु, मध्य प्रदेश में इंदौर, तमिलनाडु में चेन्नई और पंजाब का जो जालंधर रवि, ये जो आंकड़े आप गिना रहे हैं वो वाकई चिंता का विषय है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि गुजरात में भी लगातार बढ़ रहे हैं मामले। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों का असर भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज पर भी पड़ा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी 5 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच हो चुके हैं और 3 मैच होने बाकी, लेकिन कोरोना के कहर के कारण बाकी के 3 मैचों में दर्शकों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक बिना दर्शकों के ही ये तीनों मैच खेले जाएंगे। वहीं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने मैच का टिकट ले चुके दर्शकों का पैसा वापस लौटाने का फैसला किया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद धारा 144 लगा दी गई और साथ ही जुलूस, रैली और प्रदर्शन पर लगा दी गई है रोक। राज्य में पिछले 24 घंटों में करीब 800 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें भोपाल में करीब 200 जबकि इंदौर में 250 से ज्यादा मरीज शामिल हैं। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र को लेकर आज फैसला होना है। विधानसभा में 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 4 मार्शल और 1 कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद विधानसभा सत्र को खत्म करने की मांग हो रही है, जिस पर आज फैसला होना है। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के प्रकरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है और मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा। उसमें कुछ और फैसले संभावित है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। यूपी की राजधानी लखनऊ से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां हैनीमैन सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ जुटी, जिनमें कुछ ही लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दिए, बाकी लोग बिना मास्क के ही पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं, सब्जी मंडी की तस्वीरें। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और इस बात की गंभीरता को ना समझते हुए सभी लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी वो स्थिति नहीं है जो महाराष्ट्र की है, जो बाकी इलाकों की है, जो बाकी राज्यों की, चाहे बात पंजाब की हो, केरल की हो। दिल्ली में भी 368 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं, लेकिन ये लखनऊ की तस्वीर जो दिखाती है किस तरीके से लोग लापरवाह बने हुए हैं। मोदी जी के इस कार्यक्रम को बंगाल की धरती पर लागू नहीं होने
देवेन्ना। और अब खबर बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का। आज बड़े नेता ममता के गढ़ में रैली कर हुंकार भरेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर बीजेपी की अपने नेताओं को नसीहत। बीजेपी ने अपने नेताओं को नसीहत दी है। ममता पर बयान से बचने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। निजी हमले ना करने की नसीहत बीजेपी ने दी है अपने नेताओं को। कहा है कि ममता पर निजी हमले ना हो। तो बीजेपी की तरफ से नेताओं को यह नसीहत दी गई है कि बचें, ममता पर बयान देने से बचें, ममता पर किसी भी तरीके का कोई निजी हमला ना किया जाए। यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ये नसीहत क्यों यतेंद्र? देखिए, कल रात बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के पास कल गृह मंत्री अमित शाह अचानक पहुंच गए थे। उनका बंगाल में पहुंचने का कोई कार्यक्रम नहीं था, दिल्ली आने का था। तो सूत्र यही बता रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है उसमें चर्चा का विषय ममता के ऊपर जो अटैक हुआ और उसके बाद जो बीजेपी नेताओं के, खासकर केंद्रीय मंत्रियों के जो बयान आए, उसको लेकर बीजेपी गंभीर है। क्योंकि बीजेपी के पास जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही है कि अगर ममता पर जितना अटैक किया जाएगा तो ममता को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। उनका कैडर और मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़ा होगा। क्योंकि पिछले अगर चुनावी इतिहास की बात करें, ममता के ऊपर 3 अटैक हुए थे और ममता का कद उन तीनों अटैकों के बाद काफी बढ़ गया था। तो ऐसे में बीजेपी ने कड़ी नसीहत अपने नेताओं को दी है कि ममता पर किसी भी तरह का कोई अटैक, पर्सनल अटैक खासकर ना करें। अगर ममता की जो चोट का मामला है उस पर चुनाव आयोग स्टैंड लेगा। चुनाव आयोग के माध्यम से ही ममता को घेरा जाएगा। पार्टी ममता की सेहत के लिए शुभकामनाएं दे, लेकिन उन पर पर्सनल अटैक से बचे, इस तरह की रणनीति भी नहीं है। कल पश्चिम बंगाल के तमाम नेता भी उस मीटिंग में मौजूद थे और सभी को बीजेपी आलाकमान ने चेताया है कि अगर इस तरह की गलती करेंगे तो उसका खामियाजा राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों से बचें और जो ममता का कुशासन है, जो राजनीतिक हिंसा है, जो भ्रष्टाचार। नसीहत बीजेपी आलाकमान की तरफ से जारी की गई है। बंगाल के सभी नेताओं को यह कहा गया है कि ममता बनर्जी पर निजी हमलों से बचा जाए। तो आपको बता दें, आज बड़े नेताओं की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेता, जहां एक तरफ जेपी नड्डा बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद एक बैठक का भी उनका कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुलिया, जहां कल ममता बनर्जी ने 2 रैलियों को संबोधित किया था, वहां आज योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जमकर गरजेंगे। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी की तरफ से अपने नेताओं को यह नसीहत दे दी गई है, यह कह दिया गया है। और देखिए, राजनाथ सिंह की तरफ से रैली की जाएगी पश्चिम मेदिनीपुर में, तो वहीं नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी गरजेंगे। शुवेंदु अधिकारी यहीं से चुनाव भी लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी को टक्कर भी दे रहे हैं। तो ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की रैली आज, और वहीं बांकुड़ा में ममता बनर्जी भी हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से अरुण सिंह हमारे साथ हैं और पुरुलिया से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ी जानकारी यतेंद्र दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल जो बैठक हुई है उस बैठक में ये कहा गया आलाकमान की तरफ से कि ममता बनर्जी पर बयान देने से, निजी हमले से बचा जाए। यानी बीजेपी समझ रही है कि कहीं हमदर्दी का लाभ ना हो, इसलिए जरूरी है कि बयान देने से बचा जाए। देखिए, बीजेपी अगर ये बात समझ रही है, तो काफ़ी देर से ये बात समझ रही है। क्योंकि ममता बनर्जी को जब से चोट लगी थी तब से ही उन्होंने अपने कॉडर को मोबिलाइज करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ व्हील चेयर का सहारा लिया बल्कि वो हॉस्पिटल भी गई। वहाँ से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की। जब डॉक्टर कह रहे थे कि और 2 दिन रुकिए, वो कह रही थी नहीं, मुझे पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है। बंगाल की इज्जत ज़्यादा बड़ी है, बंगाल की पीड़ा ज़्यादा बड़ी है, मेरी चोट की पीड़ा कम है। तो वो अपने कॉडर को मोबिलाइज कर रही थी। बीजेपी को अब ये समझ में आया
गया है और इसलिए पर्सनल अटैक करने से मना कर रही है अपने काडर को। मैं जहां खड़ा हूं, जेपी नड्डा कुछ देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं हेलीपैड पर। आप देखिए तैयारियां पूरी हैं। जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, चूंकि Z+ सिक्योरिटी है जेपी नड्डा को, इसलिए और चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। उनका हेलीकॉप्टर अभी यहाँ पर लैंड करने वाला है। यहाँ से एक वो रोड शो करने वाले हैं और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ देर बाद जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होने वाला और रोड शो के बाद वो यहीं पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो 8 लोकसभा की सीटें आती है उसमें से 6 बीजेपी के पास है और वही प्रदर्शन वो विधानसभा में दोहराना चाहती है। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ इसके बाद नड्डा बैठक करेंगे और फिर एक रैली के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास। हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए, पुरुलिया जो कि जंगल महल का इलाका भी, और कल यहाँ ममता बनर्जी ने 2 रैलियों को भी संबोधित किया था। अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि निजी हमलों से बचा जाए, तो अमित क्या वहां पर जब आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो हो सकता है कि ममता बनर्जी पर उनकी तरफ से भी किसी तरह का कोई बयान सामने ना आए? लेकिन सवाल तो ये उठेगा क्योंकि ममता बनर्जी हर रैली में बार बार ये कह रही है, बार बार वो कह रही है कि मेरा दर्द छोटा है और बंगाल की जनता का दर्द बड़ा, यानी अपने साथ जो घटना हुई है उसका जिक्र कर रही है। वोट तो विकास पर ही पड़ेगा। ममता की इस बात से हमदर्दी जरूर हो सकती है लोगों की, लेकिन वोट तो विकास पर ही पड़ेगा और उस पर सरकार ने क्या किया वो सवाल तो पूछा जाएगा। इस बात को लोग समझ रहे हैं क्या? देखिए कल जो झालदा में ममता बनर्जी ने रैली की थी और सबसे पहली जो जनसभा की थी, व्हील चेयर पर बैठकर उस जनसभा में मैं मौजूद था और ममता बनर्जी ने वहां इमोशनल कार्ड खेला था। वो कही थी कि वो खड़ा होना चाहती है, झालदा की जनता के सामने खड़ा होना चाहती है, लेकिन उनके पैर में दर्द है। पैर में ही दर्द नहीं है, उनके पूरे शरीर में दर्द है। और उसके बाद जो नजारा था वो देखने लायक था। जितनी भी पब्लिक उस वक्त वहां की ग्राउंड में मौजूद थी वो पूरी पब्लिक जो है वो खड़ी हो गई। झालदा के स्टेज पर जितने भी टीएमसी के नेता थे वो सभी टीएमसी के नेता थे और कहीं ना कहीं शायद यही दृश्य देखकर, यही सेम दृश्य जो है बलरामपुर में भी देखने को मिला था। बलरामपुर में भी ममता बनर्जी ने एक रैली की थी। आज बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली है। यहाँ पर स्टेज पूरी तरीके से तैयार है और जहां पर योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जहां पर ममता बनर्जी ने रैली की थी। तो कहीं ना कहीं जो वो तस्वीरें सामने आई थी उसको देखकर जो बीजेपी आला कमान है उन्होंने कहा है कि जो कुशासन है बीजेपी का, जो कुशासन है टीएमसी का, माफी चाहता हूं, टीएमसी का जो कुशासन है पिछले 10 साल का, उसको लेकर लोगों के बीच में जाए। ऐसा ना हो कि वो पर्सनल अटैक करे, निजी हमले करे ममता बनर्जी पर और उसका फायदा जो है वो टीएमसी लेकर जाए, सहानुभूति ममता बनर्जी को लेकर कहीं से भी लोगों के बीच में या टीएमसी। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी नेताओं को नसीहत दी गई है कि ममता बनर्जी पर निजी हमले से बचा जाए। हम लौटेंगे अमित आपके पास। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यहां भी वो व्हील चेयर पर पहुंचेंगी। इससे पहले ममता रविवार को कोलकाता में थी, सोमवार को भी उन्होंने जंगल महल में आने वाले पुरुलिया में व्हील चेयर पर 2 रैलियां की थी और इस रोड शो में लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही वो दर्द में है लेकिन लोगों के सामने उनका दर्द कुछ नहीं। आज ममता बांकुड़ा में है, वो जानती है कि जंगल महल इलाका कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो जोर शोर से चुनाव प्रचार करने पहुंची। 17 मार्च को झाड़ग्राम में भी रैली करेंगी। नंदीग्राम में ममता को चोट लगने के बाद टीएमसी की कोशिश पूरे चुनाव में ममता बनर्जी पर केंद्रित करने की है। ये पूरा चुनाव ममता बनर्जी पर किस तरीके से केंद्रित हो, ये टीएमसी की रणनीति और यही वजह कि ममता बनर्जी बार बार हर मंच से अपने साथ घटी घटना, अपनी चोट का जिक्र करने से पीछे नहीं हट रही हैं। अरुण बांकुड़ा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, यहां पर ममता बनर्जी की भी रैली होनी है, लेकिन यह सवाल तो पूछा जाएगा कि विकास पर 10 साल में आपने क्या किया और जो कहा गया है अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वहां पर जेपी नड्डा भी अब ममता बनर्जी की इस घटना पर बोलने से बचेंगे। अब देखिए बीजेपी ने फैसला किया है, अंदर खाने बैठक हुई जैसा कि यतेंद्र बता रहे थे, तो निश्चित रूप से शुरुआत तो बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से ही होना चाहिए। और अमित शाह के अगर भाषणों को आप गौर से देखें तो वो लगातार ये कहते रहे थे कि ममता दीदी जल्दी स्वस्थ होकर के और जल्दी से प्रचार में लौटे, ये उनकी कामना है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेता जरूर शुरुआत से ही ये लाइन लेके चल रहे हैं। सेकेंड लाइन लीडरशिप है, मुझे लगता है वो ज़्यादा आक्रामक थी। बाबुल सुप्रियो की बात करिए, मनोज तिवारी की बात करिए, दिलीप घोष की बात करिए, मुकुल रॉय की बात करिए, तो सेकेंड लाइन लीडरशिप जो थी वो ज़्यादा आक्रामक थी। ममता की चोट को कोई नौटंकी, कोई सियासी ड्रामा बता रहा था। तो अगर बीजेपी ने एक फैसला किया है तो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों में एक असेसमेंट किया होगा, रिव्यू किया होगा कि उनके बयानों का जमीन पर क्या असर हो रहा है और शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से जनता ने नहीं लिया होगा पश्चिम बंगाल की कि किसी को चोट लगी है तो उस पर बहुत ज्यादा सियासत की जाए। और हो सकता है कि यही वजह है कि ममता बनर्जी के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची हो तो वो और ज्यादा आक्रामक हो रही है बीजेपी पर और अपनी चोट को लेकर के वो मंच पर जा रही है, रैलियों में जा रही है व्हील चेयर पर बैठ के। तो हो सकता है कि बीजेपी ने एक असेसमेंट किया और
उसके बाद ये फैसला लिया हो। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ ढोल नगाड़े के साथ। देखिए यहाँ पर जो जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होने वाला है उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है यहाँ पर, और चूंकि जेड कैटेगरी उनको सुरक्षा है, इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से बहुत ज़्यादा सुरक्षाकर्मी इस रोड शो में उनकी सुरक्षा में लगाए गए। और अब देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जेपी नड्डा के रोड शो में अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं सौमित्र खान, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है अरुण, लौट रहे आपके पास। उधर पुरुलिया में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में नजर आए। पुरुलिया में बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने न्यूज 18 से बात करते हुए इलाके की सभी 9 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया। ज्योतिर्मय सिंह महतो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इलाके के सांसद हैं। सर, पुरुलिया से आप सांसद हैं। जब आपने चुनाव जीता था तो पुरुलिया की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 8 पर बीजेपी ने लीड दिया था। क्या यही परफॉर्मेंस होने वाला है इस बार भी? देखिए, पिछले लोकसभा का जो चुनाव थी वो तो ट्रेलर था, सेमीफाइनल था, अब फाइनल होने जा रहा है। उस टाइम हमारा पूरे जिले में जो 9 विधानसभा में 8 में हम लोग लीड लिए थे। इस बार हम लोग 9 में 9 ही करेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री भी पुरुलिया पहुँचने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी एक देश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री से एक है, और मेरा हिसाब से नहीं, आप ही लोग के हिसाब से वो मुख्यमंत्रियों के जो लिस्ट है उनमें से 1 नंबर आते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े लोकप्रिय और प्रसिद्ध नेता जब पुरुलिया के धरती में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका तो जंगल महल और इस विधानसभा, इस जिले में प्रभाव पड़ेगा। आज जिन इलाकों में रैली हो रही है वो इलाका जंगल महल कहलाता है। जंगल महल में पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर के जिले आते हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस बार किसका होगा जंगल महल। और आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि जंगल महल के मुद्दे क्या क्या हैं। तो पहले जरा ये देख लीजिए कौन कौन से ये इलाके जो कि जंगल महल कहलाते हैं और वहां पर स्थिति क्या है। इस सब के बीच ये मुद्दे जो जंगल महल के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसमें बेरोजगारी शामिल है, भ्रष्टाचार, विकास और स्वास्थ्य, ये 4 मुद्दे जो जंगल महल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, अगर यहां की बात की जाए, क्योंकि ये भी जंगल महल का इलाका आता है पुरुलिया, 2016 में स्थिति कुछ और थी, लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनावों में स्थिति कुछ और हो गई, यानी 8 सीटों पर बीजेपी की बढ़त। और दूसरी तरफ जो मुद्दे जंगल महल में दिखाई दे रहे हैं उन मुद्दों में अरुण बता रहे थे कि ज्यादातर मुद्दों पर टीएमसी की स्थिति खराब है। तो क्या ये दोनों स्थिति टीएमसी के लिए माइनस और बीजेपी के लिए प्लस साबित हो सकती है? देखिए, जो पूरे पुरुलिया जिले की अगर हम बात करें तो पूरे पुरुलिया जिले में एक अहम मुद्दा है पीने का पानी। पानी की समस्या जो है यहाँ बहुत ज्यादा है और पिछले 10 साल से यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। और जब पुरुलिया पहुंची थी ममता बनर्जी अपने दोनों रैलियों में, झालदा हुई या फिर बलरामपुर, दोनों रैलियों में उन्होंने पानी की समस्या को लेकर कहा था और कहा था कि प्रोजेक्ट लगातार उनका जारी है और आने वाले कुछ ही साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और लोगों के सामने जो पानी की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी। पानी की दिक्कतें यहाँ है कि ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और इस वजह से यहाँ बहुत पहले से पानी की दिक्कतें हैं। आपके पास अरुण के पास कोई अपडेट? अरुण आपके पास? मैं आपकी जरा बात सौमित्र खान यहाँ के सांसद हैं उनसे बात करता हूँ। सौमित्र जी, सौमित्र खान है। सौमित्र खान जी, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं जेपी नड्डा के रोड शो से, क्योंकि अमित शाह भी आए थे, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है। हम लोग ये सीट जीतने के लिए पूरा ताकत हम लोग लगा दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल पे सोनार बांग्ला करने का हम लोग कसम लिया हूँ। वो कसम में पूरा पश्चिम बंगाल का, जैसे बिष्णुपुर में भी बहुत सारा आदमी आ गया कि हाँ रैली में जोग देना चाहते हैं, रैली में आएंगे। लोकसभा चुनाव में इस पूरे इलाके की 8 में से 6 सीटें आपने जीती। विधानसभा चुनाव में क्या वही प्रदर्शन आपको लगता है दोहरा लेंगे? हमारा 7 सीट था एक लोकसभा क्षेत्र में, 7 में 7 जीतेंगे। अगले बार 6 जीता था लोकसभा चुनाव में, इस बार 7 में 7 जीतेंगे। बीजेपी 200 प्लस का नारा दे रही है,
तृणमूल कांग्रेस का नहीं, 100 से ऊपर जाने वाली नहीं बीजेपी। अरे तृणमूल कांग्रेस 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब लिख लीजिए, ममता बनर्जी का नौटंकी सब समझ गया पश्चिम बंगाल का आदमी, वो नौटंकी कर रहे हैं। इस इलाके में भी 3 रैलियां कर रही ममता बनर्जी व्हील चेयर के जरिए, पैर उनका में चोट लगी उसके बावजूद। तुम ये सो हाँ, मैं कह रहा हूँ 3 रैलियां ममता बनर्जी कर रही हैं, उनके पैर में चोट लगी उसके बावजूद बांकुड़ा इलाके में। ममता बनर्जी का कुछ नहीं हुआ है, जो एक्सीडेंट घटा है उसके लिए हम लोग को भी खराब लगते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो कर रहा है अभिनय कर रहा है, इसका पहले जितने बार अभिनय में उसने विश्वास किया पश्चिम बंगाल पीछे चला गया। आज सिंगूर में 28 डेज धरना में बैठे थे अनशन में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री खत्म, तो ममता जी का सब पहचानते हैं। तो सौमित्र खान यहाँ से विष्णुपुर से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ अभिनय कर रही हैं और निश्चित रूप से इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के उभरेगी विधानसभा चुनाव के बाद। ठीक है अरुण, लौट रहे हैं आपके पास। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी का जो विजन डॉक्यूमेंट है यानी संकल्प पत्र है वो जारी कर सकते हैं। न्यूज 18 को सूत्रों से उन मुद्दों की जानकारी मिली है जो बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि इस संकल्प पत्र में बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पर लगाम लगाने का वादा कर सकती है, यानी बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों के बंगाल में दाखिल होने पर रोक लगाने का वादा किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता का अधिकार देने का वादा भी संकल्प पत्र में किया जा सकता है। बीजेपी इस संकल्प पत्र में केंद्र की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं लागू करने का वादा कर सकती है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए आदिवासी स्मृति संग्रहालय बनाने का वादा भी किया जा सकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाली बीजेपी राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने का वादा भी कर सकती है और बंगला फिल्मों के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं शुरू करने का वादा किया जा सकता है। तो ये संकल्प पत्र में वो तमाम मुद्दे जो न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से पता चल रहे हैं। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें और ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए अन्याय के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी दिल्ली की 12 साल की अनुष्का जॉली से, वो लड़की जिससे ब्लोइंग करने वाले डरते हैं। अनुष्का के दोस्तों ने स्कूल के एनुअल डे पर 6 साल की एक बच्ची को बुली करने, तंग करने, परेशान करने का प्लान बनाया, लेकिन जब अनुष्का ने देखा कि वो बच्ची बुरी तरह सहम गई है तो उसने अपने दोस्तों को मना किया और उस बच्ची को बचाया। उसी के बाद अनुष्का ने ABS यानी कि एंटी ब्लोइंग स्क्वाड की शुरुआत की। ये एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपर्ट की मदद से ब्लोइंग के शिकार बच्चों की मदद की जाती है ताकि वो जिंदगी भर उस जिल्लत में ना घुटें। अनुष्का सबको ब्लोइंग ना करने की शपथ भी दिलाती है। वो अब तक 700 बच्चों की मदद कर चुकी हैं। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए एंटी ब्लोइंग स्क्वाड की फाउंडर और CEO से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।